हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस अपने जो पिछली क्लास चल रही थी 11th का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सेल यानी कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे हम सभी लोग। धर्माराम, वेरी गुड आफ्टरनून। यस स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी क्लास का फायदा उठाइए, जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लेट आते हो क्लास के साथ तो आपका कुछ डाउट है या कुछ समझने वाला टॉपिक है वो पीछे रह जाता है, जिसके कारण आप साथ में उस क्लास के जो भी डाउट है वो क्लियर नहीं कर पाते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आज नहीं हमेशा की क्लास के लिए कि आप टाइम से टाइम क्लास को अटेंड कीजिए। जब जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो जिस स्टूडेंट को टॉपिक्स करने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने कोशिका, और कोशिका के बारे में जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो सबसे पहले मैंने आपको कोशिका के 3 भाग बताए थे कि कोशिका के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था कि कोशिका के जो 3 भाग होते हैं उनमें सबसे पहला था कोशिका का बाह्य आवरण, दूसरा भाग था कोशिका द्रव्य, और जो तीसरा पार्ट था वो था केंद्रक, जिसमें हमने बाह्य आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में से बाह्य आवरण दोनों हमने पढ़ लिए थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहली थी कोशिका भित्ति, और उसके बाद हमने क्या देखा था? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हमने पढ़ लिया था। अब हमारे जो पार्ट बचता है एक तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आज हम स्टडी करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में और केंद्र के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य मैंने आपको बताया था कि जो भी कोशिका होती है उसके बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है। जो केंद्रक वाला पार्ट होगा उसके चारों तरफ एक लिक्विड मटेरियल भरा रहता है, द्रव पदार्थ भरा रहता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। यानी ये ज्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। लेकिन कोशिका के जितने भी अंग हैं उनमें से एक दो अंगों को छोड़कर बाकी जो भी कोशिका के अंग होंगे वो कहाँ पर पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे कोशिका द्रव्य के अंदर। जैसे आगे आपके सामने नाम आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, पुट्टिका, ये जो लवक है, वो सब संरचनाएं कहाँ पर पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। और उन सब संरचनाओं के अंदर जीवों की जो जैविक क्रियाएं होती है वो सभी संपन्न होती है। तो कोशिका द्रव्य में सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, इसी के कारण कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य किसको कहेंगे? जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य को कहेंगे। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन की जितनी भी आवश्यक क्रियाएं होती है, कोशिका की जितनी भी आवश्यक क्रियाएं होती है वो सब की सब कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसलिए कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। और इसके अलावा इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो तीनों नाम ध्यान रखना। कोशिका द्रव्य का दूसरा नाम है जीव द्रव्य, क्योंकि इसमें जीवन की सभी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, और इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का गाढ़ा द्रव्य होता है जिसके अंदर कोशिका के अंग क्या रहता है? उपस्थित रहता है। उसके अलावा कोशिका द्रव्य के ज्यादा आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। कोशिका का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है केंद्रक। इसलिए क्योंकि ये कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होगी ना वो सब केंद्रक के द्वारा निर्धारित होगी, इसलिए केंद्रक को बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस या केंद्रक को। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, आज विस्तार से पढ़ते हैं केंद्रक को। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या हम इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्र की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, और इसने खोज कब की थी? 1831 में। सन भी ध्यान रखना और वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखना कि केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई थी? 1665 में। अगर आपको पूछ लिया जाए जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो वैज्ञानिक था ल्यूवेन होक।
अगर आपको पूछ लिया जाए कि मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक। और अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको आंसर करना है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट जो ब्राउन था, इसने खोज की थी केंद्रक की, और इसको केंद्र को क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर, यानी वो पार्ट कोशिका का जो कोशिका की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसी के अनुसार सारी क्रियाएं होती है। इसलिए जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसको कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। अब मैंने आपको बताया था कि ये कोशिका है, अब मैं बना रही हूं सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगी, कोशिका झिल्ली। जरूरी नहीं है कि सब कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों। अगर आप जीव जंतुओं की कोशिका देखोगे तो उसमें भित्ति नहीं दिखाई देगी, सिर्फ क्या दिखाई देगी, झिल्ली। तो जो सबसे बाहरी आवरण है वो क्या है, कोशिका भित्ति। उसके जो अंदर का आवरण है वो क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और अंदर जो पद पाया जाता है गोलाकार भाग, उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक। और केंद्रक के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, यानी केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पदार्थ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। ये हो गया कोशिका द्रव्य। बिल्कुल गाढ़ा पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, या प्रोटोप्लाज्म, या इसको बोला जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, तो आपके सामने कोशिका की एक आधारभूत संरचना दिखाई दे रही है जिसमें दो बाहरी आवरण, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कोशिका द्रव्य है, और सबसे अंदर जो पार्ट है गोलाकार वो है केंद्रक। और केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं केंद्रक के बारे में कि जो ये केंद्रक होता है ना, इसमें दो अंग पाए जाते हैं। एक तो इस प्रकार की इसमें संरचना होती है, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रिका। उस संरचना को हम बोलेंगे केंद्रिका। ये जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन कलर में, ये क्या है, केंद्रिका। और एक केंद्रक के अंदर कुछ धागे के जैसी आपको संरचनाएं दिखाई देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि कोशिका के केंद्रक में दो ही संरचनाएं पाई जाती है, एक तो केंद्रिका और एक गुणसूत्र। बाकी आगे हम कोशिका के जो भी अंग पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, वो सब संरचनाएं आपको यहाँ कोशिका द्रव्य में दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कोशिका में केंद्रिका कहाँ पाई जाती है, तो आपको स्थान क्या बताना है, केंद्रक के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी केंद्रक के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो गुणसूत्र है ना, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए, एक आरएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कोशिका में मुख्य रूप से डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ बताओगे आप, केंद्रक के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली आपको केंद्रक में डीएनए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है वो गुणसूत्र के अंदर उपस्थित है। उसी प्रकार अगर आपको आरएनए पूछ लिया जाए तो वो भी केंद्रक में होगा, हिस्टोन प्रोटीन पूछ ली जाए तो वो भी केंद्रक के अंदर होगा। इनकी आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। जो डीएनए का पूरा नाम है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और उसी प्रकार आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
तो आपको ध्यान रखना है केंद्रक के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है, केंद्रिका और दूसरी संरचना है गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र है वो तीन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, पहला है डीएनए, दूसरा आरएनए और तीसरी है हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर आपको इन तीनों का स्थान पूछा जाए तो ये भी किसके अंदर होंगे, केंद्रक के अंदर होंगे, ठीक है। उसके अलावा इन पांचों के अलावा अगर आपके सामने कोई भी नाम आ जाए, पांच कौन कौन से, केंद्रिका, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इनके अलावा अगर आपके सामने कोई भी कोशिका के अंग का नाम आ जाए और पूछे कि ये कोशिका में कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, कोशिका द्रव्य के अंदर। बाकी जो भी संरचनाएं होगी वो इस बीच वाले जो द्रव पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केंद्रक का ये भाग था। अब हम देखेंगे कि जो ये केंद्रक होता है ना, इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो कुछ कोशिकाओं में ये केंद्रक झिल्ली होती है, कुछ में नहीं होती है। इस आधार पर जो कोशिका है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फर्क है स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मेरे को। या मैं नेक्स्ट करूं अगर आपको ये समझ आ गया यहाँ तक तो, क्योंकि आगे मैं अभी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका बताने जा रही हूँ। अगर केंद्रक की संरचना के बारे में या जो केंद्रक में अंग पाए जाते हैं, केंद्रिका, गुणसूत्र, इनके बारे में अगर कोई आपके डाउट है तो बताइए। वैसे जो केंद्रिका और गुणसूत्र है इनको मैं आगे विस्तार से वापस बताने वाली हूँ कि केंद्रिका की संरचना कैसी होती है, इसका कार्य क्या होता है। ये होती है जो आरएनए बनाती है, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करती है और फिर उस आरएनए से राइबोसोम बनते हैं। इसलिए राइबोसोम बनाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है, केंद्रिका की। ये पॉइंट में आपके सिलेबस में दिया हुआ है केंद्रिका अलग से, तो उसको आगे विस्तार से बताऊंगी। गुणसूत्रों को भी बताऊंगी और गुणसूत्रों के द्वारा कोशिका का विभाजन कैसा होता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अभी सॉल्यूशन करती हूँ, वरना मैं फिर नेक्स्ट आगे ले रही हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। यानी हमने जो ये कोशिका की संरचना पढ़ी थी, अगर डायग्राम में वापस बना रही हूँ, क्योंकि जो डायग्राम है वो अगर किसी को सही तरह नहीं दिखाई दिया है तो एक बार वापस देख लेना। सबसे बाहर है कोशिका भित्ति, उसके अंदर है कोशिका झिल्ली, सबसे अंदर है केंद्रक और केंद्रक के ऊपर क्या है, केंद्रक झिल्ली, और बीच में जो द्रव पदार्थ पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। केंद्रक में दो संरचनाएं होगी, एक तो होगी केंद्रिका और एक क्या होगा, गुणसूत्र। बीच में पाया जाएगा कोशिका द्रव्य, सबसे बाहर होगी कोशिका भित्ति और उसके अंदर होगी कोशिका झिल्ली। केंद्रिका और गुणसूत्र को रखने वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी प्रकार जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य, केंद्रक में भी एक द्रव्य होगा, उसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। जो बीच में द्रव पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। यहाँ तक आपको जो कोशिका का बेसिक पार्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया? जो संरचना होती है जिसमें हमने विस्तार से किसको पढ़ लिया है, इसमें हमने विस्तार से पढ़ लिया कोशिका भित्ति को, कि ये पौधों और कवकों की कोशिका में पाई जाती है। पता होगा आपको, पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो जंतुओं की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। फिर हमने कोशिका झिल्ली के बारे में भी पढ़ा कि ये वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और कोशिका झिल्ली का मैंने सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बताया था आपको, तरल मोजेक सिद्धांत, तरल मोजेक सिद्धांत, फ्लूइड मोजेक थ्योरी। तरल मोजेक सिद्धांत बताया था, और मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था
कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है उसके बारे में भी, कि उसमें वसा और प्रोटीन किस प्रकार व्यवस्थित रहता है। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन होती है वो साइड में रहती है और बीच में क्या रहती है, वसा रहती है। और कुछ ऐसी सुरंग प्रोटीन भी होती है जो कोशिका झिल्ली में इस प्रकार रहती है। और ये सुरंग प्रोटीन क्या काम करती है, जो जल में घुलने वाले पदार्थ होते हैं उनको परिवहन करने के लिए बनाई जाती है। और जो वसा में घुलने वाले पदार्थ होते हैं वो डायरेक्ट कोशिका झिल्ली के बीच में से चले जाते हैं, लेकिन जल में घुलने वाले पदार्थ नहीं जा पाते हैं। तो जल में घुलने वाले पदार्थों को ले जाने के लिए ये हमने सुरंग प्रोटीन या टनल प्रोटीन बनाई थी। तो वैज्ञानिकों ने बताया था, सिंगर और निकोलसन वैज्ञानिकों ने बोला था कि ये संरचना इस प्रकार है कोशिका झिल्ली की, कि जैसे समुद्र के अंदर द्वीप रहते हैं तो इसमें समुद्र रूपी जल के लिए क्या है, वसा है, और द्वीप के जैसे क्या है, प्रोटीन है, जो कुछ साइड में रहते हैं और कुछ ये सुरंग के रूप में रहते हैं। ये हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको कोशिका द्रव्य के बारे में बता दिया। कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला गाढ़ा पदार्थ जिसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य भी कहते हैं। फिर हमने केंद्र को स्टार्ट किया, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। और केंद्रक में दो संरचनाएं पाई जाती है, एक तो केंद्रिका और एक गुणसूत्र। जो केंद्रिका होती है, गुणसूत्र होते हैं, उन सब को विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया डायग्राम? थम्स अप करके बताइए मेरे को, और किसी के कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ना है आपको। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिकाएं होती है ना, उनको दो भागों में बांटा गया है केंद्रक झिल्ली के आधार पर। यानी ये जो आपको ऊपर वाली झिल्ली दिखाई दे रही है ना, केंद्रक झिल्ली, ये कुछ कोशिकाओं में होती है, कुछ में नहीं होती है। अगर जिन कोशिकाओं में ये केंद्रक झिल्ली नहीं होगी उनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्र की कोशिका। और जिन कोशिकाओं में केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली होगी उसको बोलेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्र की कोशिका। इस केंद्रक के बाद आपको यही क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। या आपको पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। अगर एक लाइन में आपको अंतर बताना हो तो उसका आंसर क्या होगा? अगर आपको ज्यादा उसका वर्णन करना हो तो आंसर क्या होगा? तो ये हम देखते हैं अब नेक्स्ट, कि केंद्रक की संरचना के आधार पर जो कोशिकाएं होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आपके सामने ये एक केंद्रक का डायग्राम है जो पिछले भी आप पढ़ चुके हो, जिसके अंदर केंद्रक में क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसको बोलेंगे? केंद्रिका को। उसके बाद आपको ये जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जाल जैसी संरचना है, अभी इसको बोल दिया क्रोमेटिन। लेकिन जैसे ये जाल वाली संरचना सुलझ जाएगी ना, तो ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी और इसको हम बोल देंगे गुणसूत्र या क्रोमोजोम। यानी क्रोमेटिन से क्या बनता है? क्रोमोजोम बनता है। उसके बाद ये केंद्रक की जो झिल्ली है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के बीच में कहीं कहीं पर रिक्त स्थान होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, यानी केंद्रकीय छिद्र। ठीक है, और ये संरचना आपके सामने किसकी है? केंद्रक की है। फिर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों कोशिकाओं में क्या डिफरेंस होगा? मैंने आपको बताया कि जो हमने कोशिका को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा है ना, वो किस आधार पर बांटा है? तो ध्यान रखना, जो केंद्रक की संरचना के आधार पर बांटा गया है इनको। केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला प्रकार होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रकार होगा यूकैरियोटिक कोशिका। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगी। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसकी आपको संरचना इस प्रकार दिखाई देगी। ये सबसे बाहर होगी कोशिका भित्ति, उसके अंदर होगी कोशिका झिल्ली।
जो यूकेरियोटिक कोशिका है इसमें भी क्या होगी, बार कोशिका भित्ति। अगर ये जंतु कोशिका है तो भित्ति नहीं होगी, वरना क्या होगी, भित्ति होगी। तो अभी मैं दोनों आवरण बना रही हूँ। सबसे बाहर आवरण होगा वो होगा कोशिका भित्ति, और जो अंदर आवरण होगा वो होगा कोशिका झिल्ली। फिर अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। अब हमने केंद्रक की संरचना के आधार पर इन कोशिकाओं को दो भागों में बांटा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक का केंद्रक होगा ना वो अल्प विकसित होगा, मतलब टूटा फूटा हुआ होगा, पूरी तरह से ये बंद नहीं होगा, टूटा फूटा हुआ होगा केंद्रक। और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। आप दिखाई दे रहा है आपको कि केंद्रक बनाया है मैंने और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली क्या है, अनुपस्थित है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी ना उसमें ये केंद्रक होगा पूर्ण विकसित, यानी कहीं से भी टूटा फूटा हुआ नहीं होगा। और इस केंद्र के ऊपर क्या पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली। और बीच में दोनों में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। ये हो गया कोशिका द्रव्य, और केंद्र के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य। उसी प्रकार यूकैरियोटिक में भी बाहर है कोशिका द्रव्य है, और अंदर क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य। अगर आपको एक लाइन में अंतर पूछे कि बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर जो बताओगे वो केंद्र की संरचना के आधार पर बताओगे। केंद्र की संरचना के आधार पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार अपन को अंतर बताना है। तो यदि वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होगा वो अल्प विकसित होगा, अल्प विकसित केंद्रक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी आदिम प्रकार का केंद्रक, जिस पर क्या होगी, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी, अल्प विकसित केंद्रक। जबकि इसमें क्या होगा, पूर्ण विकसित केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक। पूर्ण विकसित कैसे हो गया, एक तो ये केंद्रक कहीं से टूटा फूटा हुआ नहीं है, और दूसरा इसके ऊपर क्या उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली। इसमें क्या है, ये केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है पूर्ण विकसित केंद्रक, जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। तो ऐसी कोशिकाएं कहलाएगी यूकैरियोटिक। और ये है अल्प विकसित केंद्रक, जिस पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर आपको एक लाइन में अंतर पूछे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो वह कोशिका जिसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है और उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उस कोशिका को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। ध्यान रखना कोशिका झिल्ली अलग चीज है, केंद्रक झिल्ली अलग है। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली मत कर देना आप। और आपके इस प्रकार का पूछा भी जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, ट्रू या फॉल्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, सत्य और असत्य। तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों ही होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये केंद्रक झिल्ली है, यहाँ पर कोशिका झिल्ली नहीं है, यानी अल्प विकसित केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक। और इनमें होगा पूर्ण विकसित केंद्रक। पूर्ण विकसित क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। अब एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है ना उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका और गुणसूत्र। और इसमें भी केंद्रिका और गुणसूत्र। तो इनके अंदर जो गुणसूत्र होंगे ना उसमें पाया जाता है डीएनए। मैंने अभी आपको बताया कि गुणसूत्रों के अंदर डीएनए उपस्थित रहता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो गुणसूत्र ये होगा डीएनए, वो एक लड़ी का होगा, और कुछ डीएनए होंगे वो वृत्ताकार होंगे। ये डीएनए एकल लड़ी युक्त होगा, वृत्ताकार डीएनए होगा, और इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है। और केंद्रक भी क्या है, टूटा फूटा है, मतलब इसके ऊपर कोई विशिष्ट आवरण नहीं है, यानी इनके अंदर नग्न डीएनए पाया जाता है, नग्न डीएनए। वहां पे आपके बुक में नाम लिखा हुआ है नग्न आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ होता है हमारे अंदर क्या, डीएनए। तो उसने आनुवांशिक पदार्थ नाम लिया है, मतलब वो किसके बारे में बताना चाहता है आपको, डीएनए के बारे में।
तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, नग्न डीएनए होगा जिसके ऊपर क्या नहीं होगी, केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, इसलिए वो नग्न है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होगा, परिबद्ध डीएनए होगा, यानी जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए उसका नाम दे दिया परिबद्ध डीएनए। तो तीसरा अंतर क्या होगा आपके, पहला अंतर हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित। दूसरा, इसमें अल्प विकसित केंद्रक होगा क्योंकि टूटा फूटा हुआ होगा, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होगा जिस पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। फिर तीसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न डीएनए होता है या नग्न आनुवांशिक पदार्थ होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली। और यूकैरियोटिक के अंदर परिबद्ध डीएनए होगा यानी घिरा हुआ बंद डीएनए होगा जिसके ऊपर क्या पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली। अगला अंतर, अगर इनमें कोशिका विभाजन होगा और इनमें भी क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक की तुलना में जल्दी से विभाजित होगी। यानी अगर आपको एक कोशिका से दो कोशिका बनाना है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कम टाइम में 1 से 2 में बन जाएगी, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो डिवीजन करने में टाइम लेगी। तो इनमें विभाजन, कोशिका विभाजन जल्दी होता है, जबकि इनके अंदर कोशिका विभाजन क्या होगा, धीरे। कोशिका विभाजन धीरे धीरे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला जो अंतर है वो हम देखते हैं कि आगे मैं आपको बताऊंगी कोशिका के जो सारे अंग मैंने पहले भी नाम लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, लवक, इन सब संरचनाओं में प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी जो भी मैंने ये नाम लिए ना, इनमें केवल राइबोसोम ही है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, बाकी जो सारे अंगक है ना वो यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। यानी सब कोशिका के अंगों में से प्रोकैरियोटिक में क्या होंगे, राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम तो हो गई और उसके अलावा कुछ अन्य अंगक भी होंगे, राइबोसोम प्लस अन्य कोशिकांग। कोशिका के सारे अंग क्या कहलाते हैं, कोशिकांग। तो ध्यान रखना सभी कोशिका के कोशिकांगों में से राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है, जबकि बाकी सारे अंगक होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब देखिए आपको जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें सिर्फ क्या होंगे, राइबोसोम। ये संरचनाएं क्या कहलाती है, राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होंगे ये राइबोसोम। लेकिन इसके अलावा यूकैरियोटिक में यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर पाई जाती है गोल्जी काय, यहाँ पर पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आप देखोगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो आपको पूरी भरी भरी दिखाई देगी, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है ना वो कक्षों में विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए ये यहाँ तक अंतःप्रद्रवी जालिका आ गई और यहाँ पर गोल्जिका आ गया, तो इतना अलग कक्ष बन गया कोशिका द्रव्य का। फिर यहाँ पर गोल्जिका या माइटोकॉन्ड्रिया तो बीच में भी ये कक्ष बन गया, या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम बीच में फिर कक्ष बन गया। यानी इनके जो यूकैरियोटिक कोशिका है इनमें कोशिका द्रव्य है वो कक्ष युक्त प्रतीत होता है, कोशिका द्रव्य कक्ष युक्त प्रतीत होता है। कारण क्या है, क्योंकि इस कोशिका में सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना इसमें कोशिका बिल्कुल खाली प्रतीत होती है और कोशिका द्रव्य फैला हुआ रहता है, कक्ष युक्त प्रतीत नहीं रहता है। यानी कोशिका खाली दिखाई देती है, रिक्त दिखाई देती है, कोशिका रिक्त दिखाई देती है। आया आपको पॉइंट समझ में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। एक लाइन और ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है ना, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मैंने आपको बताया कि बाहर तो होता है कोशिका द्रव्य और अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। अब इन दोनों द्रव्यों के बीच में एक दीवार है और वो भी टूटी फूटी हुई है, तो ये दोनों द्रव्य आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आप अलग से इसको विभाजित करके नहीं बता सकते कि कोशिका द्रव्य कहाँ पर है और केंद्रक द्रव्य कहाँ पर है। जबकि आप देखो यूकैरियोटिक कोशिका में आप अच्छी तरह विभाजित कर सकते हो, क्योंकि
कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में दो दीवारें बनी हुई है और वो दोनों दीवारें क्या पूर्ण विकसित है, पूरी तरह बनी हुई है। इसलिए ध्यान रखना कि इसमें जो आप अच्छी तरह बता सकते हो कि हाँ जो बाहर की तरफ है वो कोशिका द्रव्य है और जो अंदर की तरफ है वो केंद्रक द्रव्य है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। यहाँ तक जो ये पॉइंट है इसमें अगर स्टूडेंट्स किसी के कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि मैं नेक्स्ट में फिर एक अंतर बचा है वो आपको लिख के बताती हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए आप। अगर इन पॉइंटों में आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैंने आपको बताया आपके सामने दो प्रकार की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, और उसमें हमने अंतर देखा था केंद्रक की संरचना के आधार पर। मुख्य रूप से वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरे प्रकार की कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होगा, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, उनको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अगर आपको कोई एक लाइन में अंतर पूछे तो आपको यही बताना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो है जिसमें केंद्रक अल्प विकसित, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित, जिस पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होता है ना, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसलिए उसको बोल दिया नग्न डीएनए। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें डीएनए के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, इसलिए बोल दिया कि परिबद्ध डीएनए, या डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ भी बोला जाता है, क्योंकि जो माता पिता के लक्षण होते हैं ना, वो माता पिता से संतानों तक डीएनए ले जाता है, जो गुणसूत्रों के थ्रू ले जाता है। इसलिए डीएनए को हमारे जीवों में आनुवंशिक पदार्थ बोला गया है। इसलिए आपके बुक में वो डीएनए नाम ना देके उसने नाम क्या दिया है? आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है। फिर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो जल्दी से विभाजन करती है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो विभाजन धीरे धीरे करती है। उसके बाद मैंने बताया कि कोशिका के जो अन्य कोशिकांग हैं उनमें राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है, लेकिन जो बाकी सभी अंग है वो सिर्फ यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। एकमात्र राइबोसोम कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होगा ना, उसका नाम होगा 70S 70S प्रकार का। यानी जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होगा वो होगा 70S, और जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम होगा वो होगा 80S। दोनों ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सारे अंग नहीं होते हैं, इसलिए वो अंदर से बिल्कुल खाली खाली दिखाई देती है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें सारे कोशिकांग उपस्थित है। जैसे ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको प्लेट जैसी संरचना दिखाई दे रही है, प्लेट जैसी संरचना, वो है गोल्जी काय, वो है गोल्जी काय। ये जो आपको धागे के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जाल के समान संरचना, इसको हम बोलेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको भी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी क्यों बोला गया, चिकनी क्यों बोला गया, ये भी अपन अंतःप्रद्रवी जालिका में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो सारी संरचना है वो यूकैरियोटिक में पड़ी है, जबकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ क्या है? राइबोसोम। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका अंदर से बिल्कुल खाली दिखाई देगी, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो अंदर से बिल्कुल भरी भरी दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद एक जो अगला अंतर था मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते, और यूकैरियोटिक कोशिका में हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए।
जो प्रोकैरियोटिक है इसमें कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसके बीच में एक दीवार है, वो दीवार भी टूटी फूटी हुई है। बताया ना मैंने आपको, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये केंद्रक है जो टूटा फूटा हुआ है। अब अंदर तो है केंद्रक द्रव्य और बाहर है कोशिका द्रव्य। एक दीवार है वो भी टूटी फूटी हुई है, तो ये दोनों द्रव्य आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो हम इनको अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं आपको पता होगा, क्योंकि इसके अंदर दो दीवार है, तो दोनों दीवारें बीच में रहेगी, तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य अलग अलग विभाजित रहेगा। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। यानी आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें ये केंद्रक और केंद्र के बाहर होगी केंद्रक झिल्ली। अब अंदर रहेगा कोशिका द्रव्य और बाहर अंदर रहेगा केंद्रक द्रव्य और बाहर रहेगा कोशिका द्रव्य। तो ये दोनों अलग अलग हम देख सकते हैं कि हाँ, जो बाहर की तरफ है वो है कोशिका द्रव्य और जो अंदर की तरफ वो है वो केंद्रक द्रव्य। तो स्टूडेंट्स, आज तक की अपनी ये क्लास थी। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज थम्स अप करके बताइए मेरे को, और कोई भी डाउट है तो भी वो आप कमेंट कर दीजिए। आज हमने पढ़ा कोशिका के केंद्र के बारे में मुख्य रूप से, कि केंद्र की सबसे पहले हमने देखा खोज किसने की थी। फिर हमने देखा था कि जो केंद्रक की खोज की गई थी उसमें केंद्र की संरचना के आधार पर केंद्र को दो भागों में बांटा गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, तो वो सब अपन ने देखा था। तो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपके यहाँ तक डाउट हो या ये चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो बढ़िया बात है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जो कोशिका के अन्य भाग है वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने मुख्य भाग तो पढ़ लिए जिसमें बाह्य आवरण, भित्ति, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो स्टूडेंट्स, अब तक की थी ये क्लास। थैंक यू सो मच।